हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंसेस विनीता। आज मैं आपको बताऊंगी लेक्चर नंबर 3 में स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं? तो पहला स्टेप्स एनसीईआरटी में तो 5 स्टेप दिए गए, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 स्टेप लिखे। 4 स्टेप के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा स्टेप कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा स्टेप होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और चौथा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है उसको जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से स्ट्रक्चर बता देती हूँ क्या होता है। तो पहले मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब स्ट्रक्चर, डायग्राम, फंक्शन तो बता दिया है। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, जो मेन पार्ट है जहाँ पर ये स्टेप्स मैं आपको समझा सकूँ, बस मैंने वही बनाए हैं। तो आपको ये चीज़ तो पहले से पता होगी कि हमारा ये नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल, फेरेनिक्स, ट्रैकिया जो भी आएगा मैंने वो नहीं बनाया। ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल डिवाइड होकर एल्वोलाई बनाता है। एल्वोलाई के बाद मैंने यहाँ पे हार्ट बनाया आपको समझाने के लिए। ये हमारा हार्ट बना हुआ है। हार्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले ही जानते होंगे कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर एट्रिया होते हैं, 2 लोअर वेंट्रिकल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समझाने के लिए आपको, और यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनेट सेल बना दिया जहाँ तक O2 पहुँचेगी। तो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन एक ही बात होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने सांस अंदर की तरफ लिया तो क्या लिया? इनहेल किया, मतलब इनहेलेशन, मतलब मैंने O2 को अंदर लिया। और एक्सहेलेशन मतलब मैंने CO2 को बाहर छोड़ा। तो CO2 को बाहर निकालने छोड़ने को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। और O2 को अंदर लेने के टाइम पे क्या बोलते हैं? उसे इनहेलेशन। दोनों प्रोसेस मिला करके बोलते हैं ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। तो बस यही पे यहाँ पे हम दे रहे हैं कि जैसे कि CO2 हमारी बाहर निकलेगी तो एक्सहेलेशन होगा, और O2 हमारी अंदर जाएगी तो इनहेलेशन होगा। दोनों प्रोसेस मिला करके ब्रीदिंग बोलते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ब्रीदिंग हो गया। दूसरा स्टेप देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग कैपिलरीज एंड एल्वोलाई। तो जो लंग कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है उसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। आइए डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा लंग है और एल्वोलाई है। हमारी O2 जो है इनहेलेशन के थ्रू अंदर एल्वोलाई में आई, और यहाँ पे मैंने हार्ट आपको पहले ही बता दिया कि 4 चैम्बर होते हैं। तो हमारा एल्वोलाई से क्या हुआ? O2 हमारा अंदर ब्लड वेसल से, हम ब्लड वेसल समझ लेते हैं, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन जो भी समझ लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स में आया O2, एट्रियल लेफ्ट एट्रिया में गया, और लेफ्ट एट्रिया के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा नीचे, वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा जो भी आगे होगा वो आगे टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो हमारा O2 एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब प्यूरिफाई है, और यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ O2 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भाई O2 आ रहा है तो एल्वोलाई में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पे हमारा हार्ट तक पहुँचा। हार्ट में पहुँचने के बाद वो क्या करेगा? जो एरोटा या फिर ब्लड वेसल जो भी है जिसके थ्रू जाना होगा वो जाएगा आगे, जो पहुँचेगा ऑर्गन तक पहुँचेगा ये O2। और वहाँ पे क्या है भाई? O2 क्यों ज़रूरत होती है? तो आपको पता ही होगा कि O2 ग्लूकोज के साथ मिलकर के CO2 और ATP बनाते हैं, तो आगे एनर्जी के फॉर्म में मुझे मिलती है। जैसे हम लोग वर्क करते हैं, जैसे खाना मैंने खाया उसे ग्लूकोज मिल गया, सांस हमने लिया O2 मिल गया, ग्लूकोज O2 मिल करके ATP और CO2 बनता है। तो जो ATP मिली हमें मतलब वो एनर्जी के फॉर्म में ATP मिलती है, जिसके थ्रू हम अपने सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? O2 हमारा आया, हार्ट में पहुंचा, हार्ट के थ्रू, हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गन या सेल में पहुंचा। जैसे वहां पे CO2 और ATP बना हुआ होगा। तो जब CO2 ATP बना हुआ होगा ब्रेक डाउन होके, तो यहाँ पे जाहिर बात CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमें ग्लूकोज मिला था, तो वो ग्लूकोज और O2 मिलकर के CO2 और ATP बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2 और ATP बनाएगा। ATP तो हमारी एनर्जी के फॉर्म में मुझे मिल जाएगी, और जो CO2 होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये क्या करेगा? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में फिर से जाएगा। जाने के बाद ये फिर से यहाँ पे हार्ट में पहुँच गया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डीऑक्सीजन ब्लड जो है हार्ट से
ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। हमने देखा है कि जैसे कि ये हमारा O2 हमारा जो होता है वो ब्लड वेसल्स में आया, जो कि O2 क्या है, एल्वियोलर रिच एयर है। तो ये हमारी कहाँ आई, ब्लड वेसल्स में आई। और यहाँ से क्या हुआ, ब्लड वेसल से CO2 जो है, ब्लड वेसल से CO2 लंग्स में गई। तो लंग्स से और ब्लड वेसल्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं कि हमारी लंग्स से, मतलब जो भी लेफ्ट वाली लंग से O2 अंदर आया और हार्ट से हार्ट में गया, हार्ट के बाद वो हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गन में जाएगा, वहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा। यूज़ होने के बाद CO2 और ATP बनेगा। वो बनने के बाद वो CO2 डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जो कि हार्ट में अगेन जाएगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू लंग में जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया, जो हमारा लंग और ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे O2 और CO2, दैट कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू कैपिलरीज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो टिश्यू कैपिलरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, उसी को इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमने हार्ट बनाया, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा टिश्यू या ऑर्गन या फिर सेल या फिर टिश्यू, समझ सकते हैं इसको, टिश्यू समझ सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बना, आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 आया, यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज बैठा हुआ है। ग्लूकोज जो है O2 के साथ मिल करके CO2 और ATP बना लेगा, ठीक है। वो ATP बनाने के बाद CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में फिर से जाएगा। तो इसके बीच में जो हमारा टिश्यू कैपिलरीज है और टिश्यू कैपिलरीज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टिश्यू कैपिलरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, जैसे कि हमारा O2 यहाँ से आया, यहाँ पे O2 हमारा आया और O2 यहाँ पे यूज़ हुआ, उसके बाद ये चला गया CO2 के फॉर्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन करके। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ गैसेज का, O2 आया, CO2 जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो हमारा टिश्यू कैपिलरीज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, उसी को इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन लास्ट स्टेप, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड यूजेस ऑफ O2 एंड ग्लूकोज बाय सेल्स टू फॉर्म ATP। मतलब क्या हुआ कि O2 पहुंच चुका है, ग्लूकोज पहले ही से वहां पे बैठा हुआ है और दोनों की रिएक्शन होगी, रिएक्शन होकर और ATP बन जाएगी। मतलब सेल्स ने क्या किया, सेल्स के बाद बहुत सारा CO2 कंसंट्रेशन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन से भरा हुआ है, तो उसको अब O2 की ज़रूरत है। तो O2 यहाँ पे आया ब्लड वेसल्स के थ्रू और यहाँ पर ग्लूकोज से रिएक्शन करके CO2 और ATP बन गया। सेल्स ने इसे यूज़ कर लिया, सेल ने O2 को यूज़ करके CO2 और ATP बना लिया। ATP एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, तो CO2 हमारा जो है वो बाहर फिर से ब्लड वेसल्स और हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर फिर से चला जाएगा। तो मतलब टिश्यू या सेल्स या फिर ऑर्गन जब O2 को यूज़ कर लेती है और ATP बना देती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमारे 4 स्टेप हैं, NCERT में 5 स्टेप दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको 4 स्टेप ही बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताऊंगी कि ब्रीदिंग की कैसी मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। टेक केयर।